नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर आपकी करवाते हैं विशेष तैयारी। जी हां, इस शो को देखते हुए आपको अंदाजा लग सकता है कि आप जब सोमवार को बाजार में उतरें तो आखिर किन लेवल्स का ध्यान रखें, इंडेक्स स्तरों पर और सेक्टर स्तरों पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी बताते हैं और इसके साथ ही खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स होता है, जहां पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट भी आपको अपनी टॉप पिक राय के तौर पर देते हैं। इसके अलावा चूंकि आप लोग की शिकायत थी कि अगले हफ्ते की तैयारी में हम सवाल नहीं लेते थे, तो वो शिकायत पिछले कुछ हफ्तों से दूर की है हमने। अब हम आपके चुनिंदा सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। अपने सवाल आप कैसे भेजें एक बार फिर से जान लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको YouTube पर जाकर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। जी हां, YouTube के कमेंट बॉक्स में जब आप अपना सवाल भेजें तो याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, नजरिया क्या है, इन सब के बारे में आपको राय देनी है। चलिए, और सबसे अहम बात कि कल की तैयारी या अगले हफ्ते की तैयारी, जो हमारा शो है, इसमें हम आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब आने वाले शो में, यानी शुक्रवार को जो सवाल पूछे गए हैं वो उसका जवाब सोमवार को मिलेगा, सोमवार को जो आप पूछेंगे वो मंगलवार को मिलेगा। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं हमारे साथ आज चर्चा में खास एक्सपर्ट कौन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, जो कि यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार पूरे हफ्ते शानदार रहे, जिस तरह से बाजार में स्तर देखने को मिले, और खास तौर पे अगर हम इंडेक्स स्तरों पर देखें तो आप देखिए कि पूरी तरह से चाहे कोई भी इंडेक्स हो, चाहे सेक्टर हो, हर तरफ खरीदारी देखने को मिली। अगर हम बात करें इस हफ्ते बाजारों की, तो निफ्टी लगभग 4.5% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप लगभग 8% कहेंगे, 7.8% इसने रिटर्न दिया। निफ्टी स्मॉल कैप 8% से ज्यादा, 8.5% से ज्यादा का रिटर्न देता हुआ नजर आया। चलिए, ये गलत है, ये जो आप चला रहे हैं, ये हम चाहेंगे इस चार्ट को हटाइए, ये गलत चार्ट है। आपको बाजार की अहम बातें बता दें। निफ्टी 4.3% पॉजिटिव रिटर्न देखता नजर आया। ये चार्ट हटा दीजिए, ये चार्ट गलत है जो आप चला रहे हैं फिलहाल। निफ्टी मिड कैप 7.8% और निफ्टी स्मॉल कैप पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया। माफी चाहेंगे, जो चार्ट आप देख रहे थे वो गलत है, उसको नजरअंदाज आपको करना होगा। तो चलिए, इन सबको देखते हुए सबसे पहले चलते हैं सनी के पास, और लक्ष्मीकांत के पास सबसे पहले टेक्निकल राय जानेंगे और सनी से हम सेक्टर स्पेसिफिक राय जानेंगे। तो लक्ष्मीकांत जी बताइए, बाजार में अब जब सोमवार को उतरा जाए तो किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए? देखिए, ऐसा चार्ट को देख के ऐसा लगता है ऐसा कई महीनों बाद हुआ है कि हम लगातार पांचवें दिन ग्रीन टेरिटरी में मार्केट को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, और पिछले 5 दिनों से हमें हायर टॉप्स हायर बॉटम के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये तेजी बनी रहेगी। हालांकि अब आज आज जिस तरीके से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, वहां पर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो 23,300 के लेवल्स थे उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से लगता है कि अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 23,500 का है, और वहां पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर वहां पे मार्केट तो कंसोलिडेट होता है और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा, जो नेक्स्ट लेवल है फिर वो 23,800 के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निचले स्तर पर भी काफी अहम सपोर्ट लेवल्स हैं। 23,000 से लेकर 23,100 से लेकर 23,000 जोन के आसपास ही काफी अहम सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर की रैली की तरफ बढ़त बनाता हुआ दिखाई देगा अगर 23,500 के लेवल्स टूटते हैं। हालांकि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 23,500 के पास 100 डीएमए है, तो वहां से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन जब तक मार्केट 23,100 के ऊपर रहता है, तब तक हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ निफ्टी में बाइंग करके चल सकते हैं।
वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी पर अगर डालते हैं तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर हमें अब 51,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। और वही एक ऐसा एक स्टिफ रेजिस्टेंस भी रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहां पर 200 डीएमए लेवल्स पे है। तो वहां से एक हल्का हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। और फिर हमें वहां पर देखना पड़ेगा कि किस टाइप के प्राइस पैटर्न बनते हैं। अगर उसके ऊपर निकलता है देन हम फर्दर उसके साइड जो अपसाइड के मोमेंटम है 51,600 से लेकर 51,800 तक देख देख पाएंगे। और वहीं पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है 49,700 के ऊपर। तो जब तक 49,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तब तक हम ये तेजी आने वाले समय भी बरकरार रहेगी। सनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आईटी को लेकर लग रहा था कि जैसे एक्सचेंजेस का कंसर्न था वो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन हमने एक अलग ही तस्वीर देखी। क्या लगता है आईटी सेक्टर को लेकर, क्या यहां से और ज्यादा बुलिश नजरिया बन सकता है? या गुड आफ्टरनून। आई थिंक आईटी सेक्टर में जिस तरह से एक डर का माहौल था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, क्योंकि हमने जो इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी में रिसेशन का जो नैरेटिव था वो मार्च मंथ के स्टार्ट में ही हमने वहां से आते हुए देखा। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि जितनी भी दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनमें 10 से 12-13% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका था सभी बड़ी कंपनीज में। तो मुझे लगता है कि एसेंचर के जो नतीजे आए, कमेंट्री आई, उसके बाद जो निगेटिविटी थी सिंस वो ऑलरेडी प्राइसिंग थी, तो हमने बहुत ज्यादा रिएक्शन देखा नहीं। हालांकि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी डेफिनेटली बनी हुई है आईटी सेक्टर में, कि आने वाले समय में यूएस में जो आईटी के बजट्स होंगे क्या वो कर्टेल किए जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत कुछ क्लैरिटी आने वाले अप्रैल महीने की जब एनालिस्ट कॉल होगी, कमेंट्री होगी, वहां बहुत कुछ क्लैरिटी निकल कर आएगी। तो एज ऑफ नाउ मैं बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं रहना चाहूंगा, ना ही बहुत ज्यादा बुलिश, काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टांस लेके चलना चाहूंगा। और थोड़ा समय वेट कर लेंगे, 15-20 दिन के बाद जब अर्निंग सीजन और एनालिस्ट कॉल स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त हम आईटी कंपनीज पर कॉल लेना पसंद करेंगे। सनी, अगर ईवी सेक्टर्स को देखें, ईवी थीम को आप कैसे देख रहे हैं? आज हमने देखा कि यूलर मोटर्स में जो है वो निवेश की खबर से हीरो मोटो भी काफ़ी चला। इसके अलावा टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, इन सभी में तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल इस थीम के आधार पर इस पूरे सेक्टर को कैसे देखते हैं आप? अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें ओवरऑल, तो ऑटो सेक्टर में कुछ चुनिंदा कंपनीज पर हम बुलिश है रादर देन एंटायर ऑटो सेक्टर। तो अगर मैं ऑटो सेक्टर में एक कंपनी को हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि एक मार्केट लीडर है ट्रैक्टर सेगमेंट में, 40% से ज्यादा का इनका मार्केट शेयर है। और ओवरऑल ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट इज डूइंग वेल। एक उम्मीद है कि एक हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अगले 12 महीने में हमें देखने मिलेगा। तो कंपनीज विच आर रिलेटेड टू ट्रैक्टर इकोसिस्टम लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, फॉर दैट मैटर स्वराज इंजन, अगेन जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ही सब्सिडरी है, डीजल इंजन प्रोवाइड करती है स्वराज ब्रांड ऑफ ट्रैक्टर्स के लिए। और फॉर दैट मैटर एस्कॉर्ट, ये कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, हमें अच्छी लगती हैं। इसके अलावा हम ऑटो एंसिलरी पे ज्यादा बुलिश है रादर देन ऑटो ईएम। सो फ्यू कंपनीज लाइक लुमैक्स ऑटो, जहां हमारी कवरेज भी है, हमें लगता है कि 850 का इसका फेयर वैल्यू है अगर किसी का 12 से 18 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। या फॉर दैट मैटर एसजेएस एंटरप्राइजेस। तो मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, वहां भी ध्यान दिया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम ऑटो ईएम। लिया वो थोड़ा उन कुछ कंपनियां हमारे कवरेज में नहीं है। चलिए, इन सब के बीच में अब ज़रा दर्शकों के सवालों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है, हमारे एक दर्शक जिन्होंने YouTube पर हमसे सवाल पूछा है, उनका नाम है अंकुर चौरसिया, और ऑटो की बात कर रहे थे। तो लक्ष्मीकांत जी, ओला इलेक्ट्रिक इन्होंने खरीदा हुआ है, 500 शेयर हैं इनके पास और 66 की इनकी बाइंग है। मैं कहूँगा कि थोड़ा कम हाथ जले हैं इनके, और ये रिकवरी में थोड़ा सा इनको बेहतर जो है वो स्थितियां देखने को मिली हैं। 66 की बाइंग के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक कैसा लग रहा है आपको? काफी दिनों से ये स्टॉक अपने डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा था,
बट अगर हम 18 मार्च की कैंडलस्टिक देखते हैं तो वहां पे एक बड़ी रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। और यहाँ पर जब से ये फॉर्मेशन बना है तब से इसने जो अपने प्रीवियस स्विंग लो है उसको डिफेंड किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें जो पुल बैक मूव है वो जारी रहेगा। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट मैं करना चाहूंगा यहाँ के लिए, वो है 49 का। मुझे लगता है कि जब तक ये 49 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें ये जो पुल बैक मूव है वो जारी रह सकता है। और आने वाले समय में ये जो अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं 70 से लेकर 74 के आसपास, वहां तक निकल सकता है। तो ये है राय ओला इलेक्ट्रिक पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने दो स्टॉक पे सवाल पूछा है सनी, एक तो विप्रो और एक अशोक लेलैंड। और चलिए, अभी हम थोड़ी देर पहले आईटी और ऑटो सेक्टर की बात भी कर रहे थे सनी आपसे। तो विप्रो इन्होंने 100 शेयर लिए हैं 290 के भाव पे, और अशोक लेलैंड इन्होंने 230 के भाव पे 100 शेयर लिए हुए हैं। तो जरा राय दीजिए, इनकी बाइंग के हिसाब से विप्रो और अशोक लेलैंड कैसे लगते हैं आपको? आई थिंक दोनों ही शेयर में बने रहने की राय रहेगी। अगर मैं अशोक लेलैंड की बात करता हूं तो वहां भी अगर हम देखेंगे कमर्शियल व्हीकल साइड में एक डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ लेट कंपनी ने रिपोर्ट करी थी। बट हालांकि हमारा जो फेयर वैल्यू एस्टिमेट है अशोक लेलैंड का 250-260 रुपीज का है। तो ये प्राइस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अशोक लेलैंड को होल्ड किया जा सकता है। और रही विप्रो की बात, तो जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो निगेटिविटी है ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि 2-3 हफ्ते का समय दीजिए, बने रहिए स्टॉक में। और एक बार जब आईटी कंपनीज की ओर से हम कमेंट्री आना शुरू होगी उस वक्त विप्रो पर कॉल लेना चाहेंगे। बट बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव लगता नहीं है। आई थिंक बने रहने की राय रहेगी विप्रो में। इन दोनों स्टॉक पर आपको राय दे दी गई। और चलिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ जल्द आ सकता है। पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अनुराग जोशी। अनुराग, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, उसकी जो इंडियन इकाई है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, वह अपना जो आईपीओ है वह अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ला सकती है, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है। अभी ये जो आने वाला आईपीओ है ये 1.5 बिलियन डॉलर्स के साइज़ का हो सकता है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स ने कहा है। और ये इसके चलते ये अब तक के देश का सबसे बड़ा आईपीओ इस साल हो सकता है। अभी पिछले एक साल में ये दूसरा आईपीओ होगा जो कि एक साउथ कोरियन चायबॉल, जो कि ये जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं जो साउथ कोरिया में, उनके द्वारा भारत में पिछले ही साल ह्युंडई मोटर इंडिया ने अपना एक आईपीओ संपन्न किया था 3.3 बिलियन डॉलर्स का, और वह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है। अब अभी अगर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात करें तो उसने अपना इन्वेस्टर रोड शो अभी संपन्न किया है, और जो वो उसका ये प्लान है कि वह 10.18 करोड़ शेयर निवेशकों को बेचना चाहता है। वह 15% भागीदारी होगी। अभी जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया की कंपनी है उसकी 100% कंपनी में भागीदारी है। अनुराग, आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो आईपीओ लाने की तैयारी में खास तौर पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम डिटेल्स जो हैं वो हमारे सहयोगी अनुराग आपको देते हुए। चलिए, एक बार फिर से शो पर लौटते हैं और बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे दर्शकों के जो इस वक्त आए हुए हैं उनको फटाफट से अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और धर्मपाल सिंह का सवाल लेते हैं। इन्होंने आईटीआई लिमिटेड पर राय जाननी चाहिए, और आईटीआई लिमिटेड पे इनके 100 शेयर हैं 492 492 के भाव पे। लक्ष्मीकांत जी, बताइए, आईटीआई लिमिटेड 492 की बाइंग के हिसाब से आपकी राय? आईटीआई लिमिटेड में एक साइडवेज मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से ये जो स्टॉक है अब 269 के हाई पर एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके जो सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं वो
अराउंड 238 के हैं। तो मुझे लगता है कि 269 के ऊपर एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 269 के ऊपर निकलता है, वहां से हमें फिर 300 तक के लेवल्स दिखाई देंगे। और वहीं पर डाउन साइड में ये जो पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है, हम उसका एक्सपेक्टेशन तब तक रख सकते हैं जब तक ये स्टॉक 238 240 के ऊपर ट्रेड करता है। तो 238 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहने की सलाह रहेगी और इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रेकआउट 269 के ऊपर आता है, देन ये 300 तक के लेवल्स स्टॉक्स में देख सकते हैं। तो आपको लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और उस हिसाब से अपनी रणनीति आगे बढ़ानी होगी। अगले हमारे दर्शक हैं राजेश और इनका सवाल है IRFC पे और इन्होंने 417 शेयर परचेज किए हुए हैं और 138 की इनकी बाइंग है। फिलहाल 3,500 के करीब नुकसान होता हुआ। सनी, बताइए जरा IRFC कैसा लगता है? इनकी बाइंग प्राइस 138 है। अगर हम IRFC की बात करें तो मुझे लगता है कि अगेन अगर मैं फंडामेंटल के लिहाज से बात करूं, थोड़ा वैल्यूएशन अभी भी IRFC का एक्सपेंसिव है। तो मेरी इन्हें राय रहेगी कि जब भी ये सिंस मार्केट में अब मोमेंटम बना हुआ है, तो जब भी इसमें रैली होती है, मे बी जब एक माइनर प्रॉफिट बन जाए स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेकर, इसमें से एग्जिट करके जो रिलेटिवली चीपर कंपनी है, तो हमें पावर फाइनेंस कंपनी ज्यादा बेहतर पसंद है। तो कंपनीज लाइक REC कैन बी लुक्ड अपॉन अगर आप NBFC साइड में रहना चाहते हैं तो, और फॉर दैट मैटर हाउसिंग फाइनेंस साइड में PNB हाउसिंग जैसी कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। तो चलिए, ये है ITI लिमिटेड पर आपको राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन सब के बीच में गोपाल पांडे का सवाल लेते हैं। IRCTC इन्होंने परचेज किया हुआ है 900 के भाव पे, 100 शेयर इनके पास हैं। लक्ष्मीकांत जी। इसी में यहाँ पर एक हल्का सा रिबाउंड आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट वहीं पर अगर ऊपरी स्तर पर देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो मुझे लगता है कि 740 745 का एक जोन है, उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू आने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। तो इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है 745 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो वहां से फिर 775 से लेकर 780 के लेवल्स हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर ये 680 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखकर चल सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई IRCTC पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल भी अपने एक दर्शक का लेते हैं और इनका जो स्टॉक है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और कल्याणी नाम है इनका, और इन्होंने 5400 की खरीदारी की हुई है। फिलहाल नुकसान में है। बताएं सनी, HAL वैसे डिफेंस के शेयरों का दम तो दिख रहा है। बाइंग ऊंचे रेट की है, बट अगेन बने रहने की राय रहेगी। HAL में वन ऑफ द टॉप क्लास डिफेंस कंपनी है, और ऑफ लेट जिस तरह से डिफेंस में कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो यूरोप के साइड हो या इंडिया के साइड हो, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डिफेंस स्टॉक में काफी समय के बाद एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो आना भी स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक इसका जो फेयर वैल्यू है HAL का, हमारा ये मानना है कि क्लोज टू 4500 4600 रुपीज के आसपास है। तो हालांकि इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है, तो मेरी ये राय रहेगी कि अगर ये ग्रेजुअली स्टॉक को एक्यूमुलेट करके एवरेज कर सकते हैं तो इसमें बने रहने की राय रहेगी। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। और इसी के साथ इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी बताइए आपकी टॉप VIP पिक आज के लिए। जी मुझे कल ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसमें तेजी बनी रहेगी। तो विद इन दी स्पेस वहां पर जो मेरा पहला पिक है वो गुजरात गैस लिमिटेड है। इस स्टॉक्स के अगर हम टेक्निकल पे नजर डालते हैं तो इस स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा है और पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक फर्दर स्ट्रेंथ शो कर सकता है। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 435 के, और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 399 का। दूसरा जो स्टॉक है हम रिकमेंड करना चाहेंगे वो है ज्योति लेबोरेटरी। यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है आज के सत्र में, और मुझे लगता है कि अभी इसने 3 से 4 दिनों का अगर हम ट्रेंड देखें तो इसने अपने 20 DMA लेवल को भी रिकैप्चर किया है। तो ओवरऑल एक पुलबैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक्स में। तो करंट लेवल्स पे इस स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 363 के, और हमें 333 का स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर।
435 का लक्ष्य और ज्योति लैब्स में 363 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह। सनी, आपकी टॉप पिक्स? या तो मैं नाल्को रिकमेंड करना चाहूंगा, वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच इज डीलिंग इन एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम एज अ सेक्टर। हमें लगता है कि हम ईयर ओवर ईयर अगर आप एल्यूमिनियम के दाम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में $2300 के दाम थे और अब ये क्वार्टर में एवरेज $2600 के दाम हम एल्यूमिनियम के देखते हैं। तो उसी के चलते हमें लगता है कि क्वार्टर 4 में नाल्को के नतीजे एक अच्छे नतीजे पेश करने की उम्मीद है। और अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करता हूँ तो 5.5 टाइम 6 टाइम ईवी बिटा पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बेट है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 250। 3 से 6 महीने का अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो नाल्को को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो नैल्को पसंद आता हुआ सनी को शुक्रिया करेंगे सनी। इसके साथ ही लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने का, निवेशकों का मार्गदर्शन करने का। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।